नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग पढ़ रहे थे डॉक्टर ब्रायन बीज द्वारा लिखी हुई पुस्तक मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स। अध्याय 1 का पहला भाग हम इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 1 का दूसरा भाग। दूसरी ओर कैथरीन के लिए घर से बाहर के हालात कुछ बेहतर थे। वह हाई स्कूल में पढ़ती थी और अपने दोस्तों के साथ आसानी से घुल मिल जाती थी। इनमें से कईयों को तो वह वर्षों से जानती थी। बावजूद इसके उसे उन लोगों पर भरोसा करने में मुश्किल होती थी जो उसकी छोटी सी मित्र मंडली के बाहर के होते थे। उसका धर्म सरल और बेदाग था। वह पारंपरिक कैथोलिक विचारधारा पर भरोसा करते हुए बड़ी हुई। उसे अपनाने के दौरान उसकी विश्वसनीयता और वैधता पर उसने कभी शक नहीं किया। उसका भरोसा है कि यदि आप अच्छे कैथोलिक हैं और आस्था के साथ धर्म पर चलते हैं तो ईश्वर आपको स्वर्ग में जगह देगा। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर और उनके पुत्र का अंतिम फैसला है। यदि आप ऐसे नहीं हैं तो फिर आपको बुरी जगह या नरक में स्थान मिलेगा। मुझे कुछ समय बाद पता चला कि कैथरीन पुनर्जन्म की बातों पर भरोसा नहीं करती है। हालांकि हिंदू धर्म के बारे में उसने थोड़ा कुछ पढ़ा था। पुनर्जन्म का विचार उसकी पढ़ाई लिखाई व समझ के विपरीत था। उसने कभी पारलौकिक या किसी पंथ तंत्र मंत्र विशेष से संबंधित साहित्य नहीं पढ़ा था और उनमें उसकी रुचि भी नहीं थी। वह तो सिर्फ अपने विश्वास में ही निश्चिंत थी। हाई स्कूल के बाद कैथरीन ने 2 साल एक तकनीकी कोर्स किया और लैब टेक्नीशियन बन गई। अपने पेशे के ज्ञान के बल पर शहर में बस चुके अपने बड़े भाई के प्रोत्साहन से कैथरीन को मियामी के एक बड़े अस्पताल में नौकरी भी मिल गई। यह अस्पताल मियामी स्कूल ऑफ मेडिसिन से अनुबंधित था। सन 1974 के बसंत के महीने में जब उसने मियामी के लिए विदा ली तब उसकी उम्र 21 साल थी। अपने उस छोटे कस्बे में कैथरीन का जीवन मियामी के जीवन से ज़्यादा आसान था। फिर भी वह खुश थी क्योंकि अब वह पारिवारिक समस्याओं से दूर भाग आई थी। मियामी में अपने पहले साल में कैथरीन स्टुअर्ट से मिली। शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता स्टुअर्ट यहूदी था। कैथरीन ने पाया कि वह उन सभी लोगों से बिल्कुल अलग था जिनके साथ वह अब तक मिली थी। वह एक तेज तर्रार, ताकतवर और सफल चिकित्सक था। उन दोनों के बीच एक अति सम्मोहक संबंध था, लेकिन यह तूफानी और दृढ़ बंधन था। उसने ऐसा कुछ था जिसने उसके उत्साह को बढ़ा दिया और उसे जगा दिया, जैसे कि उसे मंत्र मुग्ध कर दिया गया हो। करीब 6 साल तक उन दोनों के संबंध सजीव बने रहे, लेकिन बाद में कैथरीन उसके व्यवहार को सहन न करने की स्थिति में आ गई। स्टुअर्ट उसके साथ ठीक से पेश नहीं आता था। वह उसके झूठ, वादा खिलाफी और बनावटीपन पर बहुत गुस्सा होती थी। मुझसे मिलने के कई महीने पहले कैथरीन को वोकल कॉर्ड की सर्जरी से गुजरना पड़ा था। सर्जरी के पहले भी वह बहुत परेशान थी, पर सर्जरी के बाद में जब उसे रिकवरी रूम में ले जाया गया था तो उसने हदें पार कर दी। वो इतनी घबराई और परेशान थी कि नर्सिंग स्टाफ को उसे शांत करने में कई घंटे लग गए। अस्पताल में रिकवरी के बाद वह डॉक्टर एडवर्ड प्यूले से मिली। एडवर्ड एक सहृदय शिशु विशेषज्ञ थे जो कैथरीन से अस्पताल के काम के दौरान मिले थे। उन दोनों ने बहुत जल्दी महसूस किया कि उनमें नज़दीकियां हैं और जो बाद में गहरी दोस्ती में बदल गई। कैथरीन एडवर्ड से खुलकर बातें करती थी। वह उन्हें अपने डर, स्टुअर्ट से अपने संबंधों और वे सारे अनुभव बताती थी जिनसे लगता था कि उसका अपने जीवन पर से नियंत्रण खत्म हो रहा है। एडवर्ड ने भी उसे जोर देकर कहा कि वह मुझसे ही मिले, मेरे किसी दूसरे सहयोगी से नहीं।
जब एडवर्ड ने मुझसे मिलकर इस बारे में बताया तो उसने साफ कर दिया कि वह सोचता है कि कैथरीन को केवल मैं ही सही ढंग से समझ पाऊंगा। हालांकि वहाँ ऊंची साख वाले बहुत हुनरमंद मनोचिकित्सक भी थे। बावजूद एडवर्ड की सलाह के कैथरीन ने मुझसे अब तक संपर्क नहीं किया था। 8 हफ्ते गुजर गए। मैं भी मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख होने के नाते अपनी व्यस्त प्रैक्टिस के दौरान एडवर्ड के फ़ोन को बिल्कुल ही भूल गया था। उधर कैथरीन के डर और उसकी आशंकाएं बुरी दशा में पहुंच चुके थे। हमारे यहाँ के सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर फ्रैंक एकर कैथरीन को कई वर्षों से जानते थे। वे जब भी उसकी लैब में जाते थे तो बड़ी खुश मिजाजी के साथ मिलते थे। उन्होंने भी ध्यान दिया कि पिछले कुछ समय से कैथरीन दुखी है। फ्रैंक ने उसके दुख को भांप लिया था। कई बार उन्होंने इस बारे में मुझसे बात करने की कोशिश की, पर हर बार वे झिझक कर रह जाते थे। एक दोपहर जब फ्रैंक पास में ही एक जगह व्याख्यान देने के लिए गए तो लौटते में उन्होंने सड़क के दूसरी तरफ कैथरीन को देख तेजी से हाथ हिलाया। अपनी कार की खिड़की से सिर निकालकर वह जोर से चिल्लाए, मैं चाहता हूँ तुम अभी डॉक्टर वीस से मिलो। कोई लेट लतीफ़ी मत करो। हालांकि अपने इस व्यवहार को लेकर फ्रैंक खुद भौचक्के थे, क्योंकि सर्जन अक्सर जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। गुजरते वक्त के साथ कैथरीन के दर्द भरे हमले और उसकी बेचैनी भी बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो डरावने सपने अक्सर दिखाई देने लगे थे। पहले सपने में जब वह कार में एक पुल पर से गुजर रही होती थी तो वह टूट जाता है, उसकी कार पानी में गिर जाती है और वह उसी में फंसकर डूबने लगती है। दूसरे सपने में वह खुद को एक गहरे काले अंधेरे कमरे में बंद पाती है। वह उसमें रखी चीज़ों के ऊपर गिरती पड़ती बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाती है। इन सब के बाद आखिरकार वह मुझसे मिलने आई। कैथरीन के साथ अपने पहले सत्र में मुझे जरा भी नहीं लगा था कि इसके बाद मेरा जीवन इतना बदलने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी डेस्क के दूसरी ओर बैठी उलझन से भरी वह युवती मेरे लिए एक ऐसे उत्प्रेरक का काम करेगी और मैं फिर कभी ऐसा नहीं रह पाऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस पुस्तक का अध्याय 1 समाप्त होता है। अध्याय 2 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए। नमस्ते।